जुड़े हुए डॉक्टर प्रभात, देश के भिन्न प्रांतों से जोड़े प्रतिभागियों में जुगल चंद्र नाथ, मरीगांव महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब संकुशल और स्वस्थ हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे उपाचार्य महोदया आज की इस संगोष्ठी का शुभ उद्घाटन करें। Thank you, Jugal Chandranath. Am I audible? Yeah. बहुत ভালকৈ আহিছে মাত্ৰ। Thank you, sir. Honorable Chief Guest of today's webinar, Professor Jogen Chandra Kolita, sir, Professor, Guwahati University, and President, Governing Body, Morigaon College. Honorable Resource Person of today's webinar, Dr. Prabhat Kumar Mishra, sir, Professor, Hindi Department, Kashi Hindu University, Varanasi. Organizer of webinar, Hindi Department, Morigaon College, HOD and coordinator and also moderator, Mr. Jugal Chandranath, joint coordinator, Mr. Kukhal Mahanta, assistant coordinator, Dr. Soinika Soikia, Krishnamoni Deka, technical coordinator, Mr. Bulbul Das, assistant professor, computer application department, Morigaon College, and respected participants coming from various institutions. A very good evening to all of you. I am honored to be invited to this webinar. Here, I would like to inform you that the principal of Morigaon College unfortunately could not join the webinar as he got engaged with some urgent work. So as the Vice Principal, Morigaon College, I welcome all the dignitaries present in the webinar organized by Hindi Department, Morigaon College on the topic हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्या। I think it is one of the important topic, also interesting, and it is a topic to be emphasized a lot. However, I offer my gratitude to our chief guest, Professor Jogen Chandra Kolita sir, and also the resource person, Dr. Prabhat Kumar Mishra sir, for offering their valuable time to this webinar. I hope this webinar will be successful, resourceful, and resourceful to all of us. And with this hope, I announce the formal inauguration of this webinar. Thank you. Namaste. प्राचार्य महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, आपने यह शुभ काम शुरू किया। आज की संगोष्ठी का विषय अत्यंत गंभीर है और विचारणीय भी। संगोष्ठी का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। साहित्य में कल्पना की प्रधानता और इतिहास निरंतर आधारभूत तथ्यों की मांग करता है। साहित्यकार विभिन्न परिस्थिति परिवेश से प्रभावित होकर साहित्य का सृजन करता है। इसकी सृष्टि समाज सापेक्ष होती है। समय युग के अनुरूप साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और साहित्य इतिहास आधारभूत तथ्यों एवं सबूत को परख कर उसी साहित्य का मूल्यांकन करता है। उपलब्ध आधारभूत तथ्यों की कमी और अप्रचुरता के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसी तमाम समस्याएं आई जिनके बारे में
हमें जानकारी प्राप्त करने हेतु अब हम सीधे जाएंगे हमारे शोध संसाधन व्यक्ति के रूप में। अब हमारे पास मौजूद हैं, सम्मिलित हुए हैं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, शोध संसाधन व्यक्ति के पास जाने से पहले मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा, उनका सामान्य परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने असम विश्वविद्यालय सिलचर में भी लगभग 12 वर्षों तक अध्यापन किया है। हिंदी का पुराना साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, हिंदी आलोचना आदि इनकी विशेष अभिरुचि के क्षेत्र रहे हैं। इनके साथ ही साहित्य का इतिहास दर्शन तथा साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित इनके कार्यों को भी बहुत अधिक पसंद किया गया है। इन्होंने यूजीसी की एक बड़ी शोध परियोजना पूरी की है और वर्तमान में ICSSR की इम्प्रेस योजना के तहत एक परियोजना में संलग्न है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म में इन्होंने MA हिंदी का पाठ्यक्रम भी संचालित किया है। प्राच्यवाद और हिंदी नवजागरण तथा हिंदी में कालिदास शीर्षक इनकी 2 किताबें प्रकाशित हैं। मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में इन्हें गुरु जम्भेश्वर सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अतः हम उम्मीद करते हैं सर से आज हम काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मिश्रा जी अपने अनुभव को, अपने विषय को विस्तार से हमें बतलाने की कृपा करें। मिश्रा सर जी, मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ सर, हाँ। या वेरी क्लियर। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप सब लोगों ने इतना मान देकर इस बहुत ही प्रतिष्ठित मोरीगांव कॉलेज के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद यह अनुभव हो रहा है कि अपने घर लौटा हूं। असम को मैं अपना घर ही मानता हूं। 12 वर्षों तक असम विश्वविद्यालय सिलचर में हिंदी विभाग में अध्यापन करने का मौका मिला और मैं समझता हूं यह एक लंबा समय रहा जिसमें असम के हर क्षेत्र से विद्यार्थियों को पाने का, उनके साथ समय बिताने का, वहाँ की संस्कृति से अपने को परिचित कराने का मुझे भरपूर अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि आज की इस ई-संगोष्ठी में भी कई पुराने छात्र शामिल हैं, उनके नाम यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। मैं सचमुच अपने उन विद्यार्थियों के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मेरे प्रति उनका जो स्नेह है, भले ही भौतिक रूप से अब मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन उनका यह प्यार, उनका स्नेह बना हुआ है। मैं मोरीगांव कॉलेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य हेमलता जी, शासी निकाय के सदस्य जोगेंद्र चंद्र कलिता जी, महाविद्यालय परिवार के ही जुगल चंद्र नाथ जी, कुशल महंत, इन सब के प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के लिए क्षमा भी मांगता हूँ
कि मेरी ही तरफ से कुछ देरी हुई है इस आयोजन में। लगातार 2 महीने से संपर्क में थे, लेकिन विभिन्न वजहों से यह अवसर नहीं निकल पा रहा था। आज यह अवसर आया है कि हम और आप आमने सामने हैं। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। जुगल चंद्र नाथ जी ने मुझसे कहा था कि विषय तो आप अपने मन से चुन लीजिएगा, लेकिन इतना उन्होंने उसमें राइडर लगाया था, यह अनुरोध लगाया था कि चूंकि कार्यक्रम मुख्य रूप से हिंदी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाना है, तो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई विषय हो तो वह ज्यादा उपयोगी होगा। मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद आई कि अंततः महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सारे आयोजन, सारे कार्यक्रम विद्यार्थियों के ही निमित्त होते हैं। हम और आप, यह समूचा महाविद्यालय उन्हीं के लिए यहाँ बैठा है, और उन विद्यार्थियों को जिस एक विषय की जरूरत, खास करके हिंदी के विद्यार्थियों को जिस एक चीज की जरूरत उनके बीए की पढ़ाई से लेकर फिर जितना ऊंचा तक वह पढ़ते चले जाते हैं पढ़ती है, वह है साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास के बिना हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न पत्र ठीक से पूरा नहीं माना जाता। तो उनके अनुरोध को ध्यान में रखकर मैंने ही यह विषय सुझाया कि हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जिस समय हम और आप इस बातचीत में शामिल हैं, वहां हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य का इतिहास ही अपने आप में समस्या बन चुका है। पिछले वर्षों में एनसीईआरटी में एक बहस चली थी कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए या उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका तर्क यह था कि हम साहित्य अलग से पढ़ाते हैं, किसी कवि की कविता पढ़ाते हैं, किसी की कहानी पढ़ाते हैं, किसी उपन्यासकार का रचा हुआ उपन्यास पढ़ाते हैं, तो इन सब के साथ अलग से साहित्य का इतिहास पढ़ाने की क्या जरूरत है। यह बहस चली थी एनसीईआरटी में और निर्णय हुआ कि विद्यार्थियों को साहित्य के माध्यम से अपने आप साहित्य के इतिहास की जानकारी हो जाती है, इसलिए साहित्य का इतिहास अलग से पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है, और वह पत्र वहां से निकाल दिया गया। दुनिया के कई बड़े देश हैं जो ताकत में, शक्ति में, भौतिक सुविधाओं में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उनका बहुत लंबा, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। अमेरिका जो सर्वशक्तिमान देश के रूप में आज वैश्विक पटल पर दिखाई पड़ता है, उस अमेरिका का इतिहास 250-300 वर्षों से अधिक का नहीं है। तो जो उत्तर आधुनिक सोच दुनिया भर में चली है, उसमें भी यह विमर्श, यह बात सामने निकल करके आई कि इतिहास एक गैर जरूरी चीज है। इतिहास की आवश्यकता हमें नहीं है। कारण उसके दूसरे हैं, क्योंकि उनका अपना इतिहास नहीं मिलता पुराना, तो वो जिन देशों का इतिहास, जैसे भारत का इतिहास बहुत पुराना मिलता है, तो उन देशों के इतिहास से घबराते हैं। तो उन्होंने एक सैद्धांतिक विमर्श दुनिया भर में यह स्थापित किया कि इतिहास जैसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और यह बहुत दिनों तक रहा है
केंद्र में। तो इसी बिंदु से, इसी समस्या से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि हम सबको इतिहास की जरूरत है क्यों, और फिर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में निहित 2-3 बड़ी समस्याओं की तरफ संक्षेप में आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जो विद्यार्थियों के सामने सचमुच एक जटिल समस्या बनकर बने रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, और समाज को, जिस समाज में हम रहते हैं, उसको ठीक ठीक जानने समझने के लिए उस समाज का इतिहास जानना होता है। इतिहास जानने का मतलब, जिस स्थिति में हम और आप अभी हैं, उस स्थिति में ही पहले नहीं थे। स्थितियां बदलती रहती हैं। निर्माण, परिवर्तन और विकास, इसकी एक प्रक्रिया निरंतर समाज में चलती रहती है। तो समाज के इतिहास में निर्माण कैसे हो रहा है, नई नई चीजें कैसे जुड़ती चली जा रही हैं, पुरानी बनी हुई चीजें कैसे बदल रही हैं, यानी परिवर्तन, और फिर इन दोनों के संयोग से विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ रही है, यह जानकारी होना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से जो साहित्य के पाठक हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उन सब के लिए भी यह जानना जरूरी है कि साहित्य के इतिहास में सृजन, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो आप समझिए कि एक रचनाकार है, वह अपने समय में लिख रहा होता है, लेकिन बहुधा, प्रायः, बहुत बार अपने अतीत से प्रेरणा भी ग्रहण करता है और प्रभाव भी ग्रहण करता है। पुराने किसी कवि से हम प्रेरित भी होते हैं, और कोई क्लासिक रचना है तो उसका प्रभाव भी नई रचनाशीलता पर पड़ता है। इसी कारण से होता यह है कि कई बार जो रचना है, साहित्य है, उसकी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, वो पुराना होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे और आपके युग में कोई रचनाकार है तो वो आज की ही बातें अपनी रचना में लिखेगा, एकदम जरूरी नहीं है। तो विषय वस्तु पुरानी होती है, लेकिन उसको बताने का ढंग, उसकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, वह एकदम नया होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि विषय वस्तु एकदम नया है, लेकिन उसकी प्रस्तुति, उसके बताने का ढंग किसी पुरानी क्लासिक रचना की तरह का है। और कभी दोनों ही एकदम नए या दोनों ही एकदम पुराने होते हैं। उदाहरण के लिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, लेकिन उनसे पहले संस्कृत में वाल्मीकि रामायण लिख चुके थे। तो वाल्मीकि के संस्कृत रामायण से तुलसीदास ने राम की कथा तो ली, लेकिन भाव, भाषा और संरचना के धरातल पर उसी पुराने राम कथा में बड़े बड़े परिवर्तन कर डाले। इसीलिए आप पाएंगे कि वाल्मीकि के रामायण की जितनी पहुंच नहीं है हिंदी भाषी समाज में, उससे कहीं कई गुना अधिक रामचरितमानस की पहुंच है। लेकिन तुलसीदास के बाद आधुनिक काल में, उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
उन्होंने राम की शक्ति पूजा नामक एक लंबी कविता लिखी है। तो तुलसीदास उनके प्रेरणा बिंदु रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को दूसरे रूप में उन्होंने महाकाव्य जो था उसको एक लंबी कविता, लॉन्ग पोइट्री में बदल डाला। अब ये जो संदर्भ है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो सारी चीजें वर्तमान में हमारे सामने है वही सब कुछ नहीं है, वही संपूर्ण नहीं है। उसमें भाषा की, उसमें भावों की और संरचना की एक पुरानी लंबी परंपरा चाहे अनचाहे शामिल है। इसलिए उस परंपरा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान को ठीक ठीक समझना संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि साहित्य का इतिहास बहुत जरूरी चीज है। वह इस कारण आवश्यक है क्योंकि जो वर्तमान हमारे सामने मौजूद है उस वर्तमान को वह समझने लायक बनाता है, उस वर्तमान को हमारे सामने ऐसा बनाकर रखता है जिससे वह स्पष्ट होता है, हमारे सम्मुख उसकी गिरहें खुलती हैं। अब आप देखिए, इसी को एक दूसरे संदर्भ में देखिए। जिस तरह से समाज की संस्कृति होती है उसी तरह से साहित्य की भी एक संस्कृति होती है। साहित्य की संस्कृति जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ है कि साहित्य जैसा है वैसा एक दिन में नहीं बन गया है। उसका विकास अलग अलग अवस्थाओं से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। यानी सबसे पहले साहित्य कैसा रहा होगा? वह मौखिक रहा होगा। जब लिखना नहीं जानते थे लोग, लिखने की सुविधा नहीं थी, तब भी साहित्य था, कविता थी, गीत थे। वाल्मीकि ने क्रौंच युगल पक्षी में से शिकारी द्वारा एक को मारा जाता देख करके उनके मुख से सहसा एक कविता फूट पड़ी। वहां उनके हाथ में कलम नहीं थी, एक घटना घटी और उनके मुख से जो कविता फूटी तो वह मौखिक अवस्था था साहित्य की संस्कृति का। बाद में साहित्य का विकास मौखिक अवस्था से ओरल से होते हुए पहले तो लिखित अवस्था उसकी आई, लोगों ने लिखना सीखा, लिपियों का विस्तार हुआ, साहित्य लिखा जाने लगा और फिर उसके बाद की अवस्था में वह छपने भी लगा, मुद्रण, प्रिंटिंग होने लगा उसका। तो आप मुख्य रूप से मानिए कि साहित्य की तीन जो अवस्थाएं हैं तो उसका बड़ा भारी प्रभाव साहित्य की व्यापकता पर पड़ा है, उसके स्वरूप पर पड़ा है। आप पूछेंगे कि कैसे पड़ा है? तो जो मौखिक अवस्था थी, मौखिक अवस्था में साहित्य के समक्ष कौन थे? दो ही लोग थे, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। कोई कवि है, वो अपनी कविता सुना रहा है और कोई है जो कवि द्वारा सुनाई जा रही कविता को सुन रहा है। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब साहित्य लिखा जाने लगा तो लिखित साहित्य के दौर में एक नई चीज आ गई इन दोनों के बीच और वह थी छपी हुई किताब, मुद्रित सामग्री या टेक्स्ट जिसको कहते हैं। मौखिक में उसकी कोई जगह नहीं थी, वो अपनी याददाश्त से सुनाता था और सुनने वाला सुनकर उसको आगे बढ़ाता था।
लेकिन लिखित में अब वह 3 चीजें आ गई, एक कवि, एक टेक्स्ट जिसको वह पढ़ता है, और एक पाठक श्रोता। अब हुआ क्या इतना होने के बाद? तो हुआ यह कि जिसके पास टेक्स्ट था, जिसके पास वह लिखित किताब थी, वह व्यक्ति अब इतना शक्ति संपन्न हो गया, उसको यह सुविधा मिल गई कि वो जिसे चाहे उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए दे सकता है, और जिसे चाहे नहीं भी दे सकता है, मना कर सकता है। तो कई बार आप सुनते हैं ना कि पुराने जो संस्कृत टेक्स्ट थे वो स्त्रियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, या जो भारतीय समाज में शूद्र थे उनको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये सब इसी कारण से था, क्योंकि जो टेक्स्ट था उसकी कुछ ही प्रतियां थी जो हाथ से लिख करके प्रतिलिपियां लोगों ने तैयार की थी। तो जिसके पास है वह उसका नियंता है। लेकिन जब प्रिंट होने लगी चीजें, छापे खाने का विस्तार हुआ, मुद्रित साहित्य प्रमुख रूप से सामने आने लगे, तो अब वो 3 के साथ एक चौथा हिस्सा भी साहित्य की संस्कृति में आ गया। यानी कवि और लेखक तो थे ही, पाठ भी था, और पाठक, ये 3 पहले से थे। अब चौथा जो एक आ गया साहित्य की संस्कृति में, वह हुआ बाजार। क्यों हुआ? क्योंकि जो किताबें छप रही थी तो अब उनकी संख्या कम नहीं थी। छपी हुई किताब को बाजार में बिकने की जरूरत थी, और बाजार में जो बिकने के लिए उपलब्ध टेक्स्ट आया तो कोई भी उस टेक्स्ट की कीमत देकर उसको खरीद सकता था। बाजार में अब कोई स्त्रियों से ये नहीं कहेगा कि आपको हम ये किताब नहीं दे सकते क्योंकि आपको पढ़ने की मनाही है। कोई शूद्र भी जाए और छपा हुआ ऋग्वेद है वो दुकानदार से रुपया देकर खरीद सकता है। यानी ये जो बंधन था साहित्य को सीमित करता था, बाजार ने साहित्य पर उस एक खास वर्ग का नियंत्रण खत्म किया और साहित्य तक सबकी पहुंच बनी। अब ये जो फर्क है, ये जो विकास है, ये कैसे समझ में आएगा? तो साहित्य के इतिहास से हमें साहित्य की संस्कृति से जुड़ी हुई इन सभी बातों का पता चलता है। हम इन सब को समझने योग्य बनते हैं। यह भी समझना मुश्किल नहीं है कि समय बदलता चलता है, युग बदलता है, और हर युग के साथ समाज के सोचने विचारने का ढंग बदलता चलता है, उसकी भाषा बदलती चलती है, और रचना तो किसी न किसी भाषा में ही संभव होती है। तो जब भाषा बदलती चलती है तो बदलते हुए युगों के हिसाब से साहित्य में उस बदलती हुई भाषा के कारण भी बदलाव होता है, और उस बदलाव की परख, उस बदलाव का मूल्यांकन किसके सहारे हो सकता है? साहित्य के इतिहास के सहारे। इसलिए निर्भ्रांत रूप से यह कहा जाना चाहिए कि जो साहित्य का इतिहास है वह साहित्य के निरंतर विकास की धारा पहचान कराता है। इतिहास से ही साहित्य के युग पहचाने जाते हैं, इतिहास से ही साहित्य के विकास की दिशा भी ठीक ठीक हमारे सामने स्पष्ट होती है। ये जो बहस चल रही थी, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की,
कि लोग कह रहे हैं कि इतिहास की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना उस बहस में गए हुए, बिना उस विस्तार में गए हुए, इन 3-4 संदर्भ बिंदुओं के सहारे आप यह मान कर चलें कि साहित्य के इतिहास के बिना साहित्य के निर्माण, साहित्य के विकास और साहित्य में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको ठीक ठीक हम नहीं समझ सकते। अब हमारे सामने हम सब जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मोटे तौर पर लगभग हिंदी साहित्य का 1000 वर्षों का इतिहास मिलता है। उस 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर खूब विचार हुआ है, लेकिन व्यापक विचार विमर्श के बावजूद वे समस्याएं आज भी उतनी ही ज्वलंत बनी हुई है। उनका कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मैं ऐसी ही समय के हिसाब से 2-3 जटिल समस्याओं की चर्चा आपके सम्मुख करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे मोटे 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला आदिकाल है, उसके बाद मध्यकाल है जिसके 2 हिस्से हैं, भक्ति काल और रीति काल, और उस मध्यकाल के बाद आधुनिक काल है। तो हैं 3 काल, लेकिन चूंकि मध्यकाल के 2 हिस्से हैं तो इस तरह से 4 कालखंड हैं। इसमें से जो आदिकाल पर हम विमर्श की शुरुआत करते हैं, जहां से प्रवेश करते हैं साहित्य के इतिहास की दुनिया में, हिंदी साहित्य के इतिहास की दुनिया में, तो सबसे पहला प्रश्न उभरता है और वह सबसे जटिल समस्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कहां से माने, कहां से शुरू करें उसे, किस बिंदु से हम अब मान लें कि यहां से अब पुरानी भाषाओं का इतिहास अलग है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ आदिकाल में 2 और बड़ी समस्याएं हैं, जिसको कहते हैं कि कुछ साहित्य असल में, पुराने जो कवि होते थे वो किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ऐसे कवियों की का साहित्य या तो मिलता नहीं, या वो अपने समय के मुखर स्वर नहीं रहे हैं, जिनको धार्मिक संरक्षण नहीं मिला, या जिनको किसी धार्मिक परिपाटी में रख करके हम नहीं पाते हैं। तो 2 तरह का साहित्य, एक धार्मिक साहित्य है और एक उससे अलग जिसमें धर्म की प्रधानता नहीं है, जिसको शुद्ध साहित्य कहते हैं। कई बार शुद्ध साहित्य यानी उसमें धर्म मिला हुआ नहीं है, धार्मिक स्वर मिला हुआ नहीं है, वो शुद्ध है। तो इसका एक विवाद है, यह एक समस्या है कि किसको माने साहित्य और किसको अलग कर दें। और फिर हिंदी से ठीक पहले जो भाषा थी, जिसको अपभ्रंश कहते थे, उससे हिंदी कैसे अलग करेंगे हम, उसका भाषिक और साहित्यिक संबंध।
ये तीन बड़ी समस्याएं आदिकाल के संदर्भ में सामने आती हैं। भक्ति काल तो अपने आप में एक समस्या है, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे वह भारत भर में इतना उसका प्रसार हुआ और अचानक इतनी विराट परंपरा जो भक्ति कविता की थी वह समाप्त हो गई और रीति कविता सामने आ गई। तो वह समापन, उसका अवसान कैसे होता है? भक्ति का उदय और भक्ति का अवसान, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और रीतिकाल के संदर्भ में समस्या यह है कि रीतिकाल को हम मान के चलते हैं कि वह कविता समाज से कटी हुई है, एक संकुचित छोटे से वर्ग का स्वर उसमें है, व्यापक जन समुदाय की चिंताएं नहीं है। यह जो धारणा है रीतिकाल की कविता के बारे में, उस धारणा पर एक प्रश्न चिन्ह है और वह समस्या है। और आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो साहित्य का इतना विस्तार हुआ है, आजादी मिलने के बाद साहित्य इतनी दिशाओं में उसका प्रसार दिखाई पड़ता है कि साहित्य के इतिहास के लिए वह प्रसार एक समस्या है कि किसी एक इतिहास में हम उसको कैसे समेटें। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा इन सब की करना चाहता हूं आपके सम्मुख। अभी मैंने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे प्राथमिक समस्या इस बात को लेकर के है कि हम हिंदी साहित्य का आरंभ माने तो माने कहां से। हिंदी साहित्य के जितने इतिहास लेखक रहे हैं, उन सब इतिहास लेखकों के बीच हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ का निर्धारण एक बड़ी समस्या के रूप में मौजूद रहा है। जो पुराने प्रारंभिक इतिहास लेखक रहे हैं और जिनके इतिहास में कुछ ठीक ठिकाने का काल विभाजन मिलता है, उनमें पहला नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन यह कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ हमको 700 ईस्वी से मानना चाहिए, अंग्रेजी की 700 ईयर्स से, 700, और वहां से शुरू करके 1300 ईस्वी के बीच ये 600 साल का समय रखा गियर्सन ने और कहा कि ये आरंभ का काल है और उसको नाम दिया, आप जानते हैं, चारण काल। उनकी बात से सब लोग सहमत नहीं थे, तो बाद के जो इतिहासकार रहे, मिस्र बंधु आदि, तो मिस्र बंधुओं ने कहा कि मान तो लेते हैं आपकी बात कि 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ हम माने, लेकिन उसका नाम ठीक नहीं है, और कई बातें कही उन्होंने, थोड़ा और पीछे ले गए। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1000 ईस्वी के आसपास एक कवि हुए थे मुंज नाम के, वो दोहे लिखते थे। और दोहे की भाषा यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे आज की हिंदी ही है। पुत्ते जाए कौन गुनु अवगुण कौन मरेन, जा बप्पा की बूहड़ी चंपित जई अवरेन। यानी जिसके बाप की जमीन कोई दूसरा दखल कर ले और उसका पुत्र देखता रहे खड़ा होकर के, ऐसे पुत्र को जन्म देने से और ऐसे पुत्र के मर जाने से कोई हानि नहीं। ये एक पुराना दोहा है, उसके कंटेंट पर न जाइए, लेकिन भाषा और भाषा की प्रकृति ऐसी है, उसका विन्यास ऐसा है जो हिंदी से मिलती जुलती है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और गुलेरी जी से आप सब परिचित हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक, लेकिन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने किताब ही लिखी है इसी विषय पर। किताब का नाम है पुरानी हिंदी।
और उनका पुरानी हिंदी, वहीं मुंज के जो दोहे हैं, जिसका एक उदाहरण अभी मैंने आपको सुनाया, तो गुलेरी जी ने कहा कि मुंज के दोहे में ही हिंदी का पहला स्पष्ट रूप मिलता है, इसलिए वहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास हम सब लोग प्रमाण के रूप में रखते हैं सामने, उन्होंने गुलेरी जी की इस धारणा से सहमति जताई है और लगभग वहीं से, आप जानते हैं कि संवत 1050, संवत यानी जब ईस्वी में उसको बदलेंगे तो 57 ईयर्स कम हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि 993-90 के आसपास वही समय है जो गुलेरी जी ने कहा था, 1000 ईस्वी मोटे तौर पर। तो शुक्ल जी ने भी वहीं से माना। गुलेरी जी जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं, शुक्ल जी अपने इतिहास में उसी को प्राकृत की अंतिम अवस्था, जिसका नाम अपभ्रंश है, वह नाम देते हैं और उस हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। तो यह सब एक ऐसी स्थिति बनती है इस बात को लेकर के जहां इतिहासकार एक मत नहीं है। समस्या यहां तब उत्पन्न होती है कि मान तो लिया शुक्ल जी ने कि 7वीं सदी के अंतिम चरण से नहीं मानेंगे, हम 1000 ईस्वी के आसपास से मानेंगे, और इसलिए मानेंगे क्योंकि वहां आकर के प्राकृताभास हिंदी यानी अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई हिंदी यानी मुंज के दोहे की हिंदी हमारे सामने आती है। लेकिन ऐसे तथ्य धीरे धीरे सामने आए कि ठीक इसी तरह की हिंदी की कविता और पहले से मिलने लगी। 7वीं सदी के कवियों के यहाँ ऐसी ही कविता मिलने लगी। सरहपा के यहाँ यही इसी भाषा में कविता मिलने लगी। यानी एक समस्या तो हुई कि आप मानेंगे 1000 ईस्वी के आसपास, तर्क यह देंगे कि इस समय ऐसी हिंदी में रचनाएं मिलती हैं जो मुंज की हिंदी, जो ठीक ठीक पुरानी हिंदी जैसी है, लेकिन उसके पहले भी उसी तरह की भाषा में जो कविता मिलती है, तब उसको क्यों छोड़ देते हैं? इस समस्या का समाधान शुक्ल जी ने खुद करने की कोशिश की और बताया कि देखिए, भले ही भाषा एक जैसी मिलती हो 7वीं सदी की रचना में और 1000 ईस्वी के आसपास की रचना में, लेकिन दोनों की प्रकृति में फर्क है। फर्क यह है कि जो 7वीं सदी की रचना है, सरहपा की कविताएं हैं, वो सांप्रदायिक कविताएं हैं, धार्मिक शिक्षा है उसमें। वो जिस संप्रदाय के कवि हैं, उस संप्रदाय की बातें बताने के लिए कविता लिख रहे हैं, उसको हम कविता नहीं मानते। लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास आकर के मुंज का जो दोहा है, उसमें कोई सांप्रदायिक शिक्षा नहीं है, वह धार्मिक कविता नहीं है, वह शुद्ध साहित्य है। इसलिए हमने 700 नहीं बल्कि 1000 ईस्वी से साहित्य माना है। और इसी कारण से शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य, या जिसको आप साधारण अर्थ में साहित्य कहते हैं, उसकी दृष्टि से अपने इतिहास में कई ऐसे कवियों की चर्चा की है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम शुरू में आप पलटते हैं तो वहां हेमचंद्र हैं, सोमप्रभ सूरि हैं, मेरुतुंग हैं, विद्याधर हैं, शारंगधर हैं, ये सारे कवि आते हैं, उन सबका उल्लेख किया है। तो दो बातें आई फिर से कि एक तो समय 700 नहीं 1000, 700 इसलिए नहीं कि 700 ईस्वी के आसपास जो कवि हैं
वो धार्मिक कविता लिख रहे हैं 1000 ईस्वी, इसलिए कि उस समय तक आकर के जो कवि ये सारे जो नाम उन्होंने बताए हैं वो सामान्य साहित्य लिख रहे हैं। लेकिन शुक्ल जी के बाद के जो इतिहासकार हुए हैं उन लोगों ने रामचंद्र शुक्ल की इस धारणा को ठीक नहीं माना और बताया है, प्रमाण सहित बताया है कि साफ संवत 1050 यानी 1000 ईस्वी के पहले भी ऐसे कवि हैं, बड़े बड़े कवि हैं जिनकी रचनाओं को हम सांप्रदायिक नहीं कह सकते, जिनमें स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं और ये सब बड़े कवि हैं। इनकी रचनाएं काफी समादृत रही हैं। तो इन लोगों को आप सांप्रदायिक कह देंगे, सिद्ध और योगी की कोटि में रख देंगे, यह ठीक नहीं है। शुक्ल जी की जो यह मान्यता थी, इसके विपरीत राय रखने वालों में भी बड़े नाम है। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब लोगों ने शुक्ल जी के उस तर्क को नहीं माना है और कहा है कि जो सिद्धों, नाथों, योगियों का साहित्य है, 84 सिद्ध कवि हुए हैं, 9 नाथ कवि हुए हैं और सारे पश्चिमोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में उन सिद्धों और नाथपंथी जो शैव संप्रदाय के थे वो पश्चिमोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, बिहार से लेकर के आसाम आदि हिस्सों में सिद्ध कवियों का प्रभाव था। ये कम प्रभावी कवि नहीं थे। तो इन लोगों ने कहा कि सिद्धों और योगियों का जो साहित्य है उसे भी हमें सामान्य साहित्य मानना चाहिए और 8वीं सदी के जो आखिरी हिस्सा है यानी 750 के बाद, वहां से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए। तो यह जो एक समस्या है, इसमें मुख्य तर्क यह है कि किसको हम धार्मिक साहित्य माने और किसको शुद्ध साहित्य माने। कि हुआ यह था कि जो सिद्ध हैं, जिनका प्रभाव पूर्वी भारत में बहुत अधिक था, वो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण धर्म से उसका टकराव था और उसके समानांतर विकसित हो रही थी। जो ब्राह्मण परंपरा थी उसके अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों ने यह सोचा कि यदि हम भी अपनी बात संस्कृत में ही कहेंगे तो समझने वाले तो वही हैं जो हमारे विरोधी हैं, लेकिन हमें कहना उन्हें है जो संस्कृत नहीं समझते, जो साधारण जनता है इस क्षेत्र की, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, जो संस्कृत के वेद उपनिषदों तक जिसकी पहुंच नहीं है, उनके बीच अपने बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रसार करना है। तो भाषा तो बदलनी होगी उन्हें। तो इसलिए उन्होंने अपने कविता की भाषा संस्कृत से अलग करनी शुरू की थी। तो पाली भाषा, फिर उसका प्राकृत और अपभ्रंश, यह समानांतर रूप से चला आ रहा था। लेकिन शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि जो बौद्ध धर्म से विकसित हुई एक शाखा थी, जिसका बौद्ध परंपरा में जिसको वज्रयान कहते हैं, वो जो पूर्वी भारत में, पूर्वी हिस्से में, देश में चला आ रहा था, उसका प्रसार किन लोगों के बीच था? उसका प्रसार था साधारण लोगों के बीच। इसलिए जब सिद्ध कवियों ने अपनी बात बतानी शुरू की, वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराणे पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। यानी जो कुछ वेद में, शास्त्र में, कुरान में, पुस्तक में है, इनसे अलग ये अपनी बात कह रहे थे, सहज साधना की बात कह रहे थे। तो अलग करने के लिए अलग भाषा चुनी इन्होंने,
संस्कृत को छोड़ा और अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में कविता सुनानी शुरू की। तो भाषा बदली उन्होंने, और जब भाषा बदली तो उस भाषा के साथ साथ बहुत कुछ बदल करके सामने आने लगा। इसलिए यह जो समस्या है धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य का, तो वहां विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वहां भाषा के आधार पर हमें तय करना होगा यह हिंदी है और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ है। यदि लोगों ने कहा है कि सिद्धों योगियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य नहीं है, तो स्वयं शुक्ल जी ने अपने इतिहास में उनकी चर्चा क्यों की है, और बताया कि दो ऐसे कारण हैं। एक तो अभी मैंने बताया कि देसी मिश्रित अपभ्रंश भाषा जो बाद में हिंदी बनी वो इन्हीं कवियों के यहाँ हमें दिखाई पड़ता है, और आगे आने वाले जो कवि हुए निर्गुण कवि कबीर, रैदास, दादू, पीपा, उन सारे कवियों की जो कविताएं हैं उसकी शुरुआत इन्हीं सिद्धों नाथों योगियों की कविताओं में हमें दिखाई पड़ती है। तो यह एक समस्या थी, इस समस्या को हमें भाषाई दृष्टिकोण से विचार करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं, समय का अभाव है। मैं सीधे आता हूं अब एकदम आधुनिक काल पर। जो भक्ति काल मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि उसके उदय और अवसान की व्याख्याओं का संदर्भ इतना बड़ा है कि उसे बहुत जल्दी समेटा नहीं जा सकता। उससे परिचित भी हैं आप सब लोग कि उसमें दो तरह की धारणाएं हैं कि भक्ति की परंपरा का विकास कैसे होता है और वह अचानक खत्म कैसे हो गई। तो बताया है लोगों ने कि भक्ति काल के जो आरंभिक कवि हैं जिनको निर्गुण पंथी कवि कहते हैं, वह सब दरअसल समाज की निम्न जाति तबके से आने वाले कवि थे, और उनके वर्चस्व को कम करने के लिए बाद में सवर्णों ने सगुण भक्ति की एक धारा खड़ी की, और उन दोनों के आपसी टकराव से भक्ति काल का स्वर मध्यम हुआ, धीमा हुआ, और फिर रीतिकाल हमारे सामने आता गया। रीतिकाल के संदर्भ में भी दो ऐसे प्रसंग हैं कि एक तो रीतिकाल की कविता को हम गैर महत्वपूर्ण मान लेते हैं, पढ़ने से पहले ही कुछ पुरानी धारणाओं के आधार पर हम यह मान लेते हैं कि रीतिकाल की कविता में नायक और नायिका हैं और उन दोनों के श्रृंगार के प्रसंग हैं, बाकी कुछ है नहीं। यह एक गलत धारणा है। रीतिकाल के संबंध में जो यह धारणा हम बना चुके हैं, यदि व्यापक तौर पर रीतिकालीन कविताओं की तरफ हम जाएं तो हम पाते हैं कि अपने समय और समाज के इतिहास से रीतिकाल की कविताओं का बहुत गहरा संबंध रहा है। केशवदास की रामचंद्रिका की चर्चा की जाती है और कह दिया जाता है कि वो तो ऐसे कवि हैं जिनको समझना मुश्किल है, कठिन कविता लिखते हैं, लेकिन वही केशवदास हैं, उन्होंने वीर सिंह देवचरित जैसी रचना की है और अपने ओरछा नरेश वीर सिंह देव के जीवन के प्रसंग बताए हैं। उन प्रसंगों में तत्कालीन मुगल शासन का बड़ा व्यापक चित्रण मिलता है। अकबर के अंतिम दिनों में सलीम के विद्रोह का वर्णन किया है केशवदास ने। वही सलीम जब अकबर के मरने के बाद जहांगीर नाम से बादशाह बना था, तब केशवदास ने एक दूसरा काव्य लिखा, जहांगीर जस चंद्रिका। उसमें जहांगीर के चरित्र और जहांगीर के गुणों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन उसके बहाने से
उस दौर के मुगल सत्ता और मुगल सत्ता में जो भारतीय समाज था उसका बहुत कुछ सच हमारे सामने आता है। बाकी कवि भी जो भूषण हैं, उन्होंने छत्रसाल प्रकाश और शिवराज भूषण जैसी कविताएं लिखी हैं। बाबा घासीदास हैं, दीनदयाल गिरी हैं, राजस्थान के कवि हैं, सूरजमल मीशण हैं। ये सारे रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनकी कविताओं में अपने समय का इतिहास बोलता है। इनकी कविताओं में अंग्रेजों के आगमन, इनकी कविताओं में अंग्रेजों की राजनीति में हस्तक्षेप और उस हस्तक्षेप की वजह से आने वाले समय के संकटों की चर्चा मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि रीतिकाल के कवि केवल एक ही विषय तक सीमित थे। यह सारा प्रसंग है जो इतिहास पर फिर से विचार करने की जरूरत हमारे सामने रखता है। आधुनिक काल का जो प्रसंग है उसमें आप पाते हैं कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो साहित्य के लिए बिल्कुल नई थी। आधुनिक काल में सबसे बड़ी समस्या हिंदी और उर्दू को लेकर के है। हिंदी साहित्य का इतिहास अलग होता है और उर्दू साहित्य का इतिहास अलग से लिखा जाने लगता है, जबकि इसके पहले रीतिकाल तक हिंदी और उर्दू अलग अलग नहीं है। जो रचनाएं हैं वो सम्मिलित रचनाएं हैं। लेकिन उस प्रसंग को भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, समय कम है। मैं केवल अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है मैं उस पर आता हूं। यह अलग से इसकी चर्चा इस कारण से करनी जरूरी लग रही है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का अभी तक कोई भी पूरा मुकम्मल इतिहास लिखा नहीं गया और मैं अपनी समझ से जानता हूं कि निकट भविष्य में भी इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही। आखिर क्या समस्या है कि आजादी के बाद जो इतिहास लिखे जा रहे हैं वो टुकड़ों में लिखे जा रहे हैं। हिंदी गद्य का इतिहास लिखा जा रहा है, उपन्यास का इतिहास अलग लिखा जा रहा है, कहानी का इतिहास लिखा जा रहा है। समग्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा रहा। विधाओं का इतिहास तो मिलता है, प्रवृत्तियों का इतिहास तो मिलता है, किंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं दिखता जिसमें यह सब एक साथ उपस्थित हो। असल में आजादी से पहले का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन रहा है वह एक उद्देश्य रखकर चला था कि उसे अपनी समूचे जातीय अस्मिता के स्वरूप को सामने लाना है। हम जो रहे हैं वह हमारे साहित्य के इतिहास से झलकना चाहिए, यह चिंता थी उन सब की। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, हमारी चिंताएं बदली, तो स्वाभाविक ही था कि स्वाधीनता के बाद इतिहास लेखन का ठीक ठीक यही उद्देश्य नहीं रह सकता था। स्वाधीनता के बाद के साहित्य लेखकों के लिए यह जरूरी था कि वे हिंदी भाषा और साहित्य की व्यापकता को सामने ले आए। और हिंदी भाषा और साहित्य की व्यापकता को सामने ले आने के लिए सबसे जरूरी जो चीज थी वह यह थी कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में जो गैर हिंदी भाषी लेखक रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लेखकों को जानता हूं असम में रहते हुए और दक्षिण भारत के लेखकों कवियों को, जिनकी अपनी भाषा हिंदी नहीं रही है लेकिन उनकी हिंदी की रचनाएं बहुत सशक्त रही हैं। तो ऐसे अहिंदी भाषी लेखकों का जो हिंदी साहित्य सामने आया है, खास तौर से भारत के आजाद होने के बाद अनुवाद के रूप में जो व्यापक विपुल हिंदी साहित्य बना है,
वह अब तक इतिहास से उपेक्षित रहा। जो समुदाय इतिहास में किनारे पड़े थे, स्त्रियां किनारे थीं, दलित और आदिवासी किनारे थे, उन सब के साहित्य, उन सब के ज्ञान विज्ञान, उन सब की अपनी परंपरागत सांस्कृतिक चीजें, वह सब हमारे सामने लगातार आती गई है। दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान का साहित्य सामने आता गया है। इंटरनेट के विस्तार के साथ प्रचुर साहित्य सामने आता है। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत में नहीं रहते, उनका हिंदी साहित्य बहुत मुखर बनकर सामने आया है। और केवल प्रवासी भारतीय ही क्यों, जो विदेशी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखे जा रहे हिंदी साहित्य पर विचार करना, उनका परिशंसन और मूल्यांकन करना और उन सब को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यापक बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बहुत आवश्यक हो गया है। आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान हजारों की संख्या में ऐसी रचनाएं रही हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन आजाद भारत में जो साहित्य का इतिहास बनेगा, उस साहित्य के इतिहास में उस साहित्य को भी शामिल करने की एक स्वाभाविक अपेक्षा जुड़ जाती है, जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित माना गया था। और एक जो बड़ी समस्या आती है कि संचार माध्यमों में बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेजी से विकास हो रहा है। चीजें लेखक से पाठक के बीच आज घंटों में पहुंच जा रही हैं। ऐसे में साहित्य की प्रवृत्तियां बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। साहित्य का स्वरूप बहुत जल्दी जल्दी बदला है। साहित्य के आंदोलन बहुत जल्दी जल्दी बदलते गए हैं, लेकिन इतिहास इतनी जल्दी जल्दी साहित्य के स्वरूप को नहीं पकड़ पाता। ऐसे सामने आते जा रहे साहित्य का ठीक ठीक मूल्यांकन अपने समय में संभव नहीं हो पाता, लेकिन इतिहास से वो बाहर भी नहीं रखी जा सकती। तो यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और बड़ी जटिल समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया। मैं चाहूंगा कि इतनी देर से विद्यार्थी कुछ सुन रहे हैं तो उनको भी कुछ समय मिलना चाहिए। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो उनका समय मैं अब अपने हिस्से में नहीं करना चाहता, इसलिए आज की अपनी बातचीत मैं यहीं रोकता हूं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अब मैं कुशल से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्यवाही करें। जी धन्यवाद महोदय। आपने एक विस्तारित व्यापक विषय को सीमित शब्दों के माध्यम से मुट्ठी में समेटने का प्रयास किया। विषय को अत्यंत आसान और सहज सुलभ ढंग से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे हम रोज मिलते रहेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा मेरे सहयोगी कुशल महंत को वे प्रश्नोत्तर के भाग को आगे ले जाने का प्रयास करें। और प्रतिभागियों से मैं आग्रह करता हूं, अगर किसी के मन में किसी प्रकार की शंका या प्रश्न हो तो वे हमारे संसाधन व्यक्ति को सीधे पूछ सकते हैं। कुशल। जी सर, धन्यवाद सर। सर अभी मेरे पास एक प्रश्न है और दीपाली चिहारे सर, उनका प्रश्न है, शुक्ल जी सरहपा आदि कवियों के साहित्य को तो धार्मिक साहित्य कहकर उसे हिंदी साहित्य से अलग करते हैं, परंतु भक्ति काल के संबंध में शुक्ल जी कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं।
जबकि भक्तिकाल तो पूरी तरह धार्मिक है, जैसा कि उनके नाम से भी स्पष्ट है। मैं यही बता रहा था अभी कि शुक्ल जी जो धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य के बारे में धारणा बनाते हैं, उसको बाद के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। वहां एक समस्या बनी हुई है। बाद के लोगों ने तो कहा ना कि यदि हम शुक्ल जी की बात को माने तो पूरे साहित्य से तुलसीदास को बाहर कर दें, क्योंकि वह तो है धार्मिक साहित्य। यदि हम शुक्ल जी की बात को माने तो सूरदास को कहाँ रखें? तो वहां पर विषय वस्तु उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो भाषा का पहलू है। भले ही धार्मिक बात कह रहे थे 7वीं शताब्दी में सरहपा, लेकिन किस भाषा में कह रहे थे? उस भाषा से हिंदी भाषा का संबंध जुड़ता है। तो उसको धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य वाले मसले को इतना महत्व नहीं देना है, बस भाषा के संदर्भ को ध्यान में रखना है। भक्ति काल के कवियों ने मातृभाषाओं में कविता लिखी। सारे कवि मातृभाषाओं के कवि हैं। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की। सूरदास ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना करते हैं। मीराबाई अपनी राजस्थानी जो उनकी भाषा है उसमें कविता कहती है। कबीर की खिचड़ी भाषा है। तो वो ऐसी भाषाएं हैं जो विकसित हो रही थी, जो देसी भाषाएं हैं। इन कवियों ने वहां से अपनी उन भाषाओं को ऊपर उठाने की चेष्टा की और उसकी प्रेरणा उनको इन पुराने कवियों के यहाँ से मिली, जिन्होंने संस्कृत को छोड़ने की कोशिश की थी। तो यह संबंध जुड़ता है भक्ति काल से सरहपा आदि कवियों का। वहां धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जी जी सर, अभी तो और कोई प्रश्न नहीं है। अगर कोई समय भी हुआ वो लोग मुझसे संपर्क कर लेंगे, कोई प्रश्न हुआ तो। जी धन्यवाद सर। अब हम डॉक्टर जोगेंद्र चंद्र कलिता सर से मिलने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर कलिता सर हमारे महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष हैं और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से आप जोड़े हुए हैं प्राणी विज्ञान विभाग से। मैं अब डॉक्टर जोगेंद्र कलिता सर से अनुरोध करूंगा कि वे दो शब्द कहकर हमें आनंदित करें। Okay, Namaskar. Thank you, Jugal. I am really very pleased. I was right from the beginning and I was listening very carefully to Professor Prabhat Kumar Mishra. And he has been connected to Morigaon College, a prestigious college of Assam. He knows Assam better. He was in Assam University for 12 years. So when we talk about Kasi Vishwavidyalaya, we are so happy. Head of the department, Hindi Vibhag, he told me that our professor will be connected from Kasi Vishwavidyalaya, and when Kasi Hindu Vishwavidyalaya, he will be delivering a webinar, and I was waiting. This morning I had a talk with respected principal. Dr. Bhattakur was invited by Chief Minister, I think, so he had to go there. And I was also listening to Dr. Hemlata Sharma, Vice Principal, when she was talking about this particular event. I was looking at the number of the participants, and I saw that when our professor started, Professor Mishra, and now that is constant. Constantly people are not getting away. All are constantly with him. It is because of the quality of the talk, quality of the deliberation, and his work and his thoughts. It's very insightful lecture, and I am sure that all are benefited. Our Hindi Vibhag, Department of Hindi in Morigaon College, I think it's a very distinguished department,
and they are very hardworking. As you know them better than me, so they are very hardworking. All of them are working together, and I always insisting on them that please make this particular language, which is very important skill for the people of Northeast. If we know Hindi better, now I'm not talking in the level of literature or higher level, but at the basic level, I want to appeal to all of you that please develop this in such a way that our people can get into even to film industry, even to the parliament when they speak, they should be fluent like Jugal. I was listening to Jugal when Jugal was talking in Hindi. It was so sweet. So that with that sweetness, our Kushal Mohanto and many thousand students should be able to speak so that Indian mainstream people can understand and they will accept that, oh, this is very good. And who is doing this? Who is the leader? Leader is the Morigaon College. So I think this is the beginning with Professor Prabhat Kumar Mishra, that to talk about or to discuss about literature is very important. At the same time, why not to take a plan of action, and so that we can start from Morigaon College, that our students will be learning Hindi, even those who are not having the subject Hindi as such, and that provision by add-on course, certificate course, or anything Prabhat Kumar Mishra sir will be able to tell us how we can do that. And in that way, our students in thousand, they will learn Hindi in a better way. And when they will be getting out of Northeast, nobody will be able to distinguish that he is a speaker from Northeast, as if he is speaking the national Hindi. Because otherwise I see when our MPs or ministers, they are talking in the national channel, used to try to talk in Hindi, people can immediately say, oh, ये तो Assam से है और नहीं तो Northeast से है. Because of our death, something which is not aided there. Who can aid? Professor Prabhat Kumar Mishra, Professor Jugal Chandranath, Kushal Mohanto, all can help, because we in the colleges and in the universities, what we try all the time, we try to establish Northeast in the mainstream of India. Our culture, our literature, our language, our work. Even if I am from science, I always try to make it to the national standard, so that people at Delhi, where many people get together, or as Professor was representing international so many conferences and meeting outside India, he knows that when we go to London or America or Beijing or Tokyo, and even there also, our people, our culture, always we feel at heart, oh, I am in Tokyo, let me show my gamosa. That is what we do. I used to show my gamosa in Washington. Oh, I am in Washington in a meeting. We'll be talking about zoology, but oh, do I have the gamosa in here? Yes. So like that, we talk about Hindi, we respect India. Because we, the people of Northeast India, we respect culture of the entire nation. And that way, Indian people as a whole also respecting Northeast. And presently Modi ji, Honorable Prime Minister of India, is talking about Northeast as the most resourceful area, because we are the most resourceful people. Why? Because we are educated. Educated people and our ideas can develop the society. So therefore, I appeal to Professor Prabhat Kumar Mishra from Kashi Hindu Vishwavidyalaya, one of the oldest in the world, and where that is the source of knowledge, so that he can get connected with us like before. He was connected with Assam University many years. He will be able to give us some projects. I think he can guide us, guide our, and work with Jugal and Kushal, so that we can bring certain projects from ministry, because as he is in there, very close to New Delhi, and he knows many people, I know, because though I see him today digitally, but I know from his personality,
from his presentation. So he's a very resourceful person, and he knows many people, maybe, okay, many in the level of the MHRD, and those people will be able to help us. If he connects our department Hindi with ministry or UGC or in his own university, because Kashi Hindu Vishwavidyalaya and Morigaon College. Okay, finally, I want to tell you that if we can develop only one piece of paper, which is MOU, Jugal will be signing, our Professor Prabhat Kumar Mishra sir will be signing, our principal, our vice principal, myself, I am well-wisher. I am well-wisher of all of you, esteemed participants. Still you see, all the people are there. People are not leaving this webinar. It is the uniqueness of the resource person. Because when he was speaking, people are not leaving. All are, even few of them are joining now. Because it was 115 now, it is 17 and we are there, maybe 130 people are now. So with this, I do not want to linger because he is a very busy professor, and our Jugal and Kusal and other faculty members. We have lady faculty also. It's our women empowerment. Because Hindi department, when they speak, I think perhaps you can understand that we have that power. Which power? The girl power, the women empowerment in northeast of India. So thank you so much, all my national participants across the nation, and maybe few from outside of India. It's a good time, and our principal, we miss him very much because Dr. Bhattakur, he wanted to listen to you. He told me that this is a very prominent resource person, and I wanted to listen to him, but I told him, don't worry, Jugal will record it. Convey my regards to him, sir. Yeah, sure. And Jugal has recorded it. I thank the department, Hindi department, very important department, and mainstream department, and this department can help society, okay, more than what we can. So thank you so much. I thank all the faculty member, including the inaugurator, Dr. Hemlata Sharma, Vice Principal of the college, IQAC Coordinator, Dr. Ranjit Kolita, and all. Thank you so much. Namaskar. डॉक्टर कलिता सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने हमें हमेशा मार्ग दर्शाने का प्रयास किया, सही मार्ग दिखाकर हमें आगे तक ले जाने का प्रयास किया। आप हमेशा हमें इसी तरफ मार्ग दर्शाते रहिए, और मिश्रा सर से भी हम आग्रह करते हैं कि सर हमें सहयोग करें और हमें मार्गदर्शन करें। आप तो हमारे अपने ही हैं, मैं साथ ही हूँ। जी। अब हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए घर आए मेहमान को पहले सादर प्रणाम किया, और अब हम विदा करने जा रहे हैं। आभार व्यक्त करने हेतु मैं आग्रह करूंगा कि हमारे विभाग के सहायक अध्यापिका डॉक्टर सैनिका सैकिया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर सैनिका। जी सर, धन्यवाद सर। सर सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ। या। धन्यवाद सर। आज हम आकर इस राष्ट्रीय इस संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अब घड़ी है आभार व्यक्त करने का। मैं सैनिका सैकिया, हिंदी विभाग मोरीगांव महाविद्यालय के परिवार की तरफ से आप सभी को आदरपूर्वक नमन करती हूँ। माननीय उपाचार्य महोदया, आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता महोदय, आदरणीय अध्यापकगण, आदरणीय इस संगोष्ठी से जुड़े प्रतिभागियों, सभी को हार्दिक आभार। सर्वप्रथम हम अपने महाविद्यालय के उपाचार्य महोदया डॉक्टर हेमलता शर्मा मैम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्ततापूर्ण कार्यक्रम के बावजूद इस संगोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। उसके बाद हम आभार प्रकट करते हैं हमारे सम्मानीय अतिथि तथा मोरीगांव महाविद्यालय के महाविद्यालय साक्षी निकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेन्द्र चंद्र कलिता सर का, जिन्होंने अपने संदेश और आशीष वचनों से हमें कृतार्थ किया। कहते हैं किसी भी संगोष्ठी की मुख्य सफलता उसके वक्ता पर निर्भर है। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा सर के प्रति मैं निष्ठापूर्वक अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ,
जिन्होंने अपने सरलतम वाक्य से हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं शीर्षक विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन किया। सर, आपको पुनः धन्यवाद। इस संगोष्ठी के समन्वयक तथा मोरीगांव महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जुगल चंद्र नाथ सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से इस संगोष्ठी के आयोजन हम कर पाए। सहकर्मी कुशल महंत और कृष्णामणि दत्ता के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोरीगांव महाविद्यालय के संगणक अनुप्रयोग विभाग के सहायक अध्यापक श्री बुलबुल दास जी का, जिन्होंने तकनीकी कार्यों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। अंत में हमारे संसाधन व्यक्ति डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र सर का पूरे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे ये आग्रह या उनसे ये करती हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमें दिया और हिंदी साहित्य के इतिहास के समग्र शीर्षक विषय पर एक नई जानकारी देकर इस क्षेत्र में हमें एक नया राह दिखाया। महोदय, इसी तरह हमारे साथ सदा जुड़े रहिएगा। पुनः में उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और प्रतिभागियों को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सहनिका को धन्यवाद। मैं प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि वे प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु फीडबैक फॉर्म जरूर भरे, क्योंकि बिना फीडबैक के वे प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः फीडबैक फॉर्म जरूर भरे। अब मैं आग्रह करूंगा कि संगोष्ठी की समाप्ति घोषणा करने हेतु उपाचार्य महोदया हेमलता शर्मा जी को। Thank you, Jugal Chandranath. Now that we have come to an end of this webinar, so before we leave, I would like to mention someone under who this event come into light, and that is none other than Dr. Ranjit Kumar Kolita. Ranjit, are you there? Ranjit? Show your face. Dr. Ranjit Kumar Kolita is the main source of inspiration of many webinars which are already held in this webinar. Thank you. I would also like to offer my thanks to Professor Jogen Kolita sir, Professor Prabhat Kumar Mishra sir, and also everyone who have joined in this webinar. You all have a great day. And hereby I announce the end of this webinar. Thank you all. Thank you. धन्यवाद।